एवरीवन, आज की मूवी का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रांस के लोग अपने किंग से इतने क्या परेशान थे, उनको क्या गुस्सा था कि उसका सर ही अलग कर दिया, या फ्रांस के जेल में आग लगा दी? क्यों पूरे शहर में आतंक मचा के रखा? इस पूरे चैप्टर में हम यही रीजंस पढ़ेंगे कि किंग ने किया क्या था, लोग क्यों गुस्सा थे। चलो शुरू करते हैं। ये है पैलेस ऑफ वर्साइल, जहां पर किंग लुइस 16 अपनी वाइफ क्वीन मैरी एंटोनेट के साथ रहता था। जो मैरी एंटोनेट है वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। किंग लुइस 16 का एक्चुअल नाम था लुइस ऑगस्टे, सिमिलर लाइक ऑगस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मंथ का नेम है। ये जो है ये बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बर्बन बिस्किट मत समझ लेना। इसको फ्रांस का किंग जो है 1774 में बनाया गया था। तब उसकी एज यही कुछ 20 साल थी। हमारे यहाँ पे तो 20 साल में मम्मी बाहर अकेले तक नहीं जाने देती। लुइस 16 जब किंग बना तो उसने देखा कि जो उनकी रॉयल ट्रेजरी है वो बिल्कुल खाली है। तो सारा पैसा गया कहाँ? ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी आपने पैलेस पढ़ा था ना, उसको मेंटेन करने में बहुत खर्च आता था। तो यानी कि द फर्स्ट पॉइंट इज मेंटेनिंग द पैलेस। सेकंड, वॉर्स। फ्रांस जो है ब्रिटेन का सबसे बड़ा एनिमी था, तो इन दोनों के बीच में ना आए दिन लड़ाई होती रहती थी। थर्ड, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटेन ने अमेरिका की कम से कम 13 कॉलोनीज पे कब्जा कर रखा था, और फ्रांस और ब्रिटेन तो वैसे ही एनिमीज थे। तो फ्रांस ने इन 13 कॉलोनीज की हेल्प की थी फ्रीडम दिलाने के लिए। फोर्थ, जब फ्रांस अमेरिका की हेल्प करना चाहता था तो उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो उसने बोरो किया मनी, और उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट पे करा, वो भी 10%, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डेट में चला गया। फिफ्थ, गवर्नमेंट को और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते थे, लाइक रेगुलर एक्सपेंसेस, आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट्स मेंटेन करना, यूनिवर्सिटीज एंड सो ऑन। फ्रांस की एक करेंसी थी लिव्र, जो 1794 के बाद बंद हो गई थी। वो इसलिए हुई थी क्योंकि जो इसने बोरो किया था मनी, उसकी वजह से ये इतने ज़्यादा डेट में हो गए थे कि कम से कम इसके ऊपर 2 बिलियन का कर्जा हो गया था। लुइस 16 ने सोचा अब इन सारे एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए क्या करें, तो एक काम करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। सबसे बेस्ट चीज़, फ्रांस के लोगों से पैसे आ जाएंगे और वही पैसे वो अपने कर्जे चुकाने के लिए लगा देगा। लेकिन फ्रांस में क्या था कि जो टैक्सेस थे वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट ही पे करती थी। वेट अ सेकेंड, मैंने एस्टेट्स के बारे में तो बताया ही नहीं। चलो थोड़ा एस्टेट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। फ्रांस की जो सोसाइटी है वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी, यानी कि 3 एस्टेट में। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट जो थे वो थे क्लर्जीज, यानी कि जो चर्च में काम करते थे। सेकेंड एस्टेट को बोला जाता था नोबल्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, किंग, मंत्री, ये सारे होते थे। और थर्ड एस्टेट में आते थे सारे पीजेंट्स, मर्चेंट्स, जितने भी ये काम करने वाले होते थे, आर्टिजन्स एटसेट्रा। फ्रांस की 90% जो पॉपुलेशन है वो फार्मर्स की थी, यानी कि वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे, और वो थर्ड एस्टेट के थे। लेकिन उसमें से कितने ऐसे थे जिनके पास खुद की लैंड ही नहीं थी, तो उनको फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों की लैंड पे काम करना पड़ता था, क्योंकि 60% लैंड जो थी वो इन दोनों एस्टेट्स के लोगों को बिलोंग करती थी, या फिर थर्ड एस्टेट के जो अमीर लोग थे। इसके अलावा इनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस भी थे। दोनों एस्टेट वालों को टैक्स नहीं पे करना होता था, और जितना भी टैक्स है वो सारा का सारा थर्ड एस्टेट ही पे करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिविलेजेस थे,
दूसरे प्रिविलेजेस जैसे कि थर्ड एस्टेट से काम निकलवाना और थर्ड एस्टेट से टैक्स भी लेना। उनके ऊपर एक और टैक्स लगा हुआ था थाइस, जिसके अंदर वो 1/10 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का फर्स्ट एस्टेट यानी कि चर्च को दे देते थे। उनके ऊपर एक तरह का डायरेक्ट टैक्स भी लगा था, जिसमें ये वाला टैक्स जो है डायरेक्टली ये स्टेट को देते थे। और पता नहीं न जाने कितने इनडायरेक्ट टैक्स लगे हुए थे, जैसे कि टैक्स ऑन सॉल्ट, टबैको, इसके इन सब के ऊपर भी उनको अलग से टैक्स देना पड़ता था। उफ, आज के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया। बाकी सब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। अरे वेट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। थैंक यू।